हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जनरली है क्या? ये दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को ये शो करता है। मीन्स पूरा एक्सप्लेनेशन कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पे करने वाले हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन इसके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें इसका कॉन्सेप्ट लेविस और कोसेल ने भी दिया है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में भी आपने कोवैलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया हुआ है। VSEPR में भी आपने कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब इन सभी थियरीज़ को हम यूज करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाती। जैसे जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, इसके अलावा उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ को भी हम आसानी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे चलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को सबसे पहले दिया था मुंड एंड मुलिकन ने। और मुंड और मुलिकन का जो कॉन्सेप्ट है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसमें मुंड ने इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को बताया था ऑर्बिटल्स के अंदर, और मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिससे आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैलकुलेट करते हो। इसके बाद इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जॉन्स एंड कोल्सन ने। तो हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने जा रहे हैं ये जॉन्स एंड कोल्सन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। तो इसके पहले जब हम कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या है कि जो एटम्स होता है उस एटम्स के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, और न्यूक्लियस के अराउंड एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है। उस सिमेट्रिकल रीजन को या स्पेस को इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज़ कंटिन्यूअसली मूविंग कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और सेम ऐसे ही दो जो एटम्स होते हैं आपस में जब कंबाइन हो जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो जाते हैं और इस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो दो न्यूक्लियस होंगे उसी दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक रीजन होगा इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ वेरी हाई। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पे कोवैलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से दो न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा तो उसमें क्या होगा कि जो दो न्यूक्लियस होंगे उन दोनों न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेस होगा, जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होगा वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, और उसी रीज़न को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ व्हाट? इट इज़ द रीजन अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पे क्या है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल एटम के अराउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो दोनों एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं उनके न्यूक्लियाई के अराउंड मूव करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो एटम्स के अराउंड रीजन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे उसके अराउंड वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे उसी रीजन को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो
तो जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो फॉलो करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। मीन्स वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो जनरली दो तरीके से होता है कि उनके जो लोब्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं इन फेज या फिर आउट ऑफ फेज। तो जब ये इन फेज एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वेव फंक्शन का होता है एडिशन, और जब ये आउट ऑफ फेज एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उस कंडीशन में होता है सब्ट्रैक्शन। तो किस तरीके से ये इन फेज और आउट ऑफ फेज एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन दिखाए गए हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इफ़ वी हैव टू एटम्स ए एंड बी then their wave function is denoted as psi a and psi b. The lobe of the wave function are denoted with positive and negative sign, and this sign only show the orientation of the atomic orbital in three-dimensional space. The positive and negative sign means not that it contain any charge. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन और प्लस साइन एक तरफ ओरिएंट है, मतलब ये बता रहा है कि दोनों जो वेव फंक्शन हैं वो इन फेज एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर एक का प्लस दूसरे का नेगेटिव आप दिखाते तो उसका मतलब हो जाता वो आउट ऑफ फेज। तो जब ये इन फेज अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे होगा एडिशन, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो जो एम्पलीट्यूड होगा एडिशन का वो इन दोनों का सम होता है, मीन्स एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बाद एम्पलीट्यूड बड़ा होता हुआ दिख रहा है, और ये जो ऑर्बिटल है ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। दिस वन इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आप इस तरीके से बनाते हो आफ्टर द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और इसमें जो वेव फंक्शन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का होगा वो इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का सम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए दो एटम्स हैं जिनके लोब को आउट ऑफ फेज दिखाया गया है, मतलब एक लोब का जो ओरिएंटेशन होगा उसका ठीक अपोजिट ओरिएंटेशन दूसरा लोब शो करेगा। तो जब इस तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अप्रोच आउट ऑफ फेज। और आउट ऑफ फेज जब अप्रोचिंग होगी तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन का हो जाता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन होने की वजह से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के एम्पलीट्यूड आपको दिखेंगे वो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से कम दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एम्पलीट्यूड आपको दिखा दिया गया है। तो जब सब्ट्रैक्शन के बाद दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे वेव फंक्शन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने वेव फंक्शन साई और उसके स्क्वायर का पढ़ा हुआ था, एडवांटेज क्या है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो साई है वो अकेले कोई एडवांटेज शो नहीं करता, क्योंकि किसी भी एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है वो वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है, मीन्स साई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमको मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीज़न को बताना होगा तो हमको उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपको वेव फंक्शन मिला है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों कंडीशन में वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए आपको साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी मिला था,
और इसका जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको साई स्क्वायर बी, और ये वैल्यू आ जाएगी साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी। सेम ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले वेव फंक्शन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी। अब इसमें साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी की जो वैल्यू है आपको दोनों में सेम दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 2 साई ए साई बी का एडिशन हुआ है और यहाँ पे 2 साई ए साई बी का सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग वाला होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा आपको दिखती है, और एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू साई ए साई बी का टर्म साई स्क्वायर ए साई स्क्वायर बी में से माइनस किया जा रहा है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फेज एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो बनता है उसमें न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, ताकि यहाँ पे रिपल्सन कम से कम रहे और इलेक्ट्रॉन्स इस दोनों न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, और इसी रीज़न को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देते हो। यहाँ पे जब ये आउट ऑफ फेज एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बहुत कम होती है, इसलिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को दो अपोजिट पोल की तरफ ही रिपेल कर देते हैं और न्यूक्लियस आ जाता है पास पास। और जब न्यूक्लियस पास पास आएगा तो दोनों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। मीन्स ये बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बॉन्डिंग का अपोज करते रहते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग का सपोर्ट करेगा, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो बॉन्ड बनने नहीं देता, क्योंकि न्यूक्लियाई के बीच में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रखता है, इसलिए बॉन्डिंग का अपोज करेगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए, उसी को चलिए हम समझते हैं। तो पहली कंडीशन है कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए सिमेट्रिकल, मीन्स दोनों की सिमेट्री सेम होगी, और उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मीन्स एक का प्लस लोब दूसरे के प्लस लोब की तरफ ओरिएंट होना चाहिए, या एक का माइनस लोब दूसरे के माइनस लोब की तरफ ओरिएंट होना चाहिए। अगर एक का प्लस लोब दूसरे के माइनस लोब की तरफ ओरिएंट करेगा तो उस कंडीशन में कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी। दूसरा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो उनके ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी चाहिए, मीन्स दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने चाहिए। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं, मीन्स यहाँ पे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग अगर नहीं हो पाती तो कभी भी वहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा, मीन्स एटम नेवर बाइंड विद ईच अदर थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा, ऑर्बिटल मस्ट हैव सिमिलर एनर्जी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे होंगे उनकी एनर्जी एक बराबर होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा एनर्जी तब भी आपका काम चल जाता है और एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर हमको डिफरेंस पढ़ना है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐड होते हैं और यहाँ पे सबट्रैक्ट होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एडेड और इसमें लिखोगे आप सबट्रैक्टेड। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे वो इन फेज होते हैं बॉन्डिंग के लिए, और इसके लिए आउट ऑफ फेज होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोचेस इन फेज, और इसमें लिखोगे आउट ऑफ फेज। तो इन फेज का मतलब होगा प्लस लोब के साथ प्लस,
या फिर माइनस लोब के साथ माइनस, यहाँ पे प्लस लोब के साथ माइनस या फिर माइनस लोब के साथ प्लस अप्रोच करता है। तीसरा, इसकी जो एनर्जी होती है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, लेस एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या लिखोगे, मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज करता है, अपोज द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल को क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा तो स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। और ये क्या करता है, डी स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से, फाई से, और इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, फाई स्टार एटसेट्रा। ठीक है। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर डिफरेंस हो गया। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के पॉइंट्स क्या क्या थे। चलिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के जो फीचर्स थे वो क्या क्या हैं, जो आपने इसके पहले डिस्क्राइब किया है सब कुछ, उसी को समराइज़ करके फीचर्स लिखे गए हैं। इसको आप एक एक करके देख लीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपको पता है, आपने डिस्कस किया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। इसका मतलब है कि अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 कंबाइन कराओगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 बनेंगे, 3 कराओगे तो 3 बनेंगे, 4 कराओगे तो 4 बनेंगे। ठीक है। अगला, मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसका मतलब जैसे एक एटम है तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा, यानी मोनोसेंट्रिक है। और जब ये 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो जब मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो जिसमें 2 न्यूक्लियस आप दिखाते हो, ये हो जाता है पॉलीसेंट्रिक, मीन्स मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट इनटू द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन अकॉर्डिंग टू LCAO, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन को जब फॉलो करेंगे तो वहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों बनते हैं, हाफ हाफ। ठीक है। मतलब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उसमें आधा बॉन्डिंग बनेगा, आधा एंटी बॉन्डिंग। अगला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो पेरेंट से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी वो पेरेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी आपने डिस्कस किया हुआ है। ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, और फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल और अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है। ये तो हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के फीचर्स। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को बनाते कैसे हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी को डिस्कस कैसे किया जाता है। अब यहाँ जैसे हम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसी भी एलिमेंट के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो H2 का हम बनाने जा रहे हैं, तो H2 के केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल हम इधर बनाएंगे, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर बनाएंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो इस दोनों लाइन के बीच में बनेगा। तो अगर हम एक हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो इसका आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि एक जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका 1s होगा जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ऐसे दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑक्यूपाई करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 1s कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन।
और जब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन करोगे तो आपने यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलने चाहिए 2 में से आधा बॉन्डिंग आधा एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो एनर्जी लेवल दिखाया गया है, तो ठीक ये पेरेंट की एनर्जी होगी, तो इससे कम एनर्जी होगी बॉन्डिंग की और इससे ज़्यादा एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग की। इसलिए हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें एक कम एनर्जी का बना देंगे और एक ज़्यादा एनर्जी का बना देते हैं। तो जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा ये वाला, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s से और इसको सिग्मा स्टार 1s से, क्योंकि स्टार एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन की जब आप फीलिंग करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। हुंस रूल को ये फॉलो करेगा, इसलिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर होके फिर आगे जाएगा, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम ऐसे ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, अब जब सेम ऐसे ही आगे कोई दूसरा एलिमेंट होता जिसमें 2s भी आता, तो हम यहाँ पे 2s के भी ऑर्बिटल बना देते और 2s के भी 2 ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होंगे तो उसमें एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग और एक बनेगा बॉन्डिंग। तो इसको भी हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर देंगे जैसा होगा। उसके बाद अगर 2s के साथ यहाँ 2p भी आ जाता है तो हम 2p भी साथ में इसके बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 2p लिख देंगे और यहाँ पे भी दूसरे एटम का 2p लिख देंगे। ठीक है, अब इस 2p को भी आपको ब्रेक करना है। तो जो 2p की ब्रेकिंग होती है वो 2 डिफरेंट वे में होती है, 2 तरीके से। तो वो 2 तरीके से 2p की ब्रेकिंग क्या है उसको हम आगे आपको बता रहे हैं। तो आपको पता है कि p में कुल 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें एक को px, एक को py, एक को pz कहते हैं। तो इन 3 ऑर्बिटल्स में कोई एक होगा जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओरिएंट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी जो 2 होंगे वो परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करेंगे और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको इस 3 और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को जब आप मिलाओगे तो वहाँ पे कुल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें से जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो 2 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो px, py, pz में से किसी को भी आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक आप जो देखोगे उसमें pz को यूज किया जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। किसी किसी बुक में आपको x भी यूज होता हुआ दिखेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, तो आप किसी को भी यूज कर लेना। अभी हम pz को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो अलग अलग 2 वे में होता है, तो उसी को आपको यहाँ पे समझना है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का काउंट होगा अप टू 14, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा है लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल है वो हेट्रो एटॉमिक है। हेट्रो एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, जैसे CO है, NO है, इस तरीके से। तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है मोर देन 14 और वो कैसे होने चाहिए, होमो एटॉमिक, तो उनके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग स्टार्ट होगी तो पाई में इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करना है, फिर सिग्मा में बाद में। यहाँ पे सिग्मा में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद पाई की। ये जो 2 आपको दिखाए गए हैं ये पाई के हैं ऑर्बिटल। तो चलिए मैं आपको इसका पहले नाम लिख देता हूँ। तो हमने Z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लिया हुआ है, इसलिए ये हमारा होगा
पी जेड, वो भी सिग्मा, सिग्मा पी जेड। और ये हमारा होगा पाई 2p वाई, और ये पाई 2p एक्स। और ये दोनों एक ही एनर्जी के लेवल पे हैं, इसलिए इनको हम इक्वल लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं सिग्मा 2p जेड। उसके बाद ये हो जाएगा पाई स्टार 2p वाई इक्वल टू पाई स्टार 2p एक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड। सेम ऐसे यहाँ पे बस आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बना सकते हो, ये आप पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलिए, तो जब इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बना देते हो तो वहाँ से आपको कैलकुलेट करना होता है बॉन्ड ऑर्डर और लिखना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल का बना रहे हैं। इसमें एक O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, इसलिए हमने 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, 2p लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे दूसरे एटम में भी ऐसे ही हो जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कुल 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें आधे बनेंगे बॉन्डिंग और आधे बन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमने बना दिया पहले का बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। सेम ऐसे ही दूसरे का बना दोगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब हम आ जाएंगे P में, और P में आपको सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले देखना होगा कि नीचे सिग्मा आएगा या फिर पाई, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का काउंट आप देखोगे तो एक O में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे O में भी 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन मिल के हो गए 16, जो 14 से ज़्यादा हैं। और 14 से ज़्यादा के लिए मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, यानी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। तो सबसे पहले आपको एक सिग्मा बनाना होगा, उसके बाद फिर आप 2 पाई बना दोगे, और ऊपर का कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है। सबसे पहले 2 पाई बनता है, उसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दोगे। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 2 इसमें 2 इसमें मिल के 4। तो हुंस रूल के हिसाब से पहला इलेक्ट्रॉन आया, इसकी पेयरिंग हो गई, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आया, पेयरिंग हो गई। ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा और पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है 4 और 4 8। हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, पेयर हो गया, दूसरा यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये पेयर्ड नहीं होंगे जब तक दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास अभी है तो इसकी पेयरिंग कर लो, तो ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 थे, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो डायग्राम है मॉलिक्यूलर उसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये होगा सिग्मा 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सिग्मा स्टार 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर ये सिग्मा 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा स्टार 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये सिग्मा 2pz है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये पाई 2py2 है इक्वल टू पाई 2px2 है, उसके बाद ये पाई स्टार 2py1 है इक्वल टू पाई स्टार 2px1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आपको ऐसे लिखना होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप काउंट कर लो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आप देखो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 2 यहाँ पे हो गए तो 4, 2 ये 6, 2 8 और 2 10। मीन्स बॉन्डिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट हो गया 6, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे 6 और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4/2 मीन्स 2। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 का वो 2 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप बॉन्ड ऑर्डर देख के बता सकते हो क्या क्या। पहला स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि एटम्स पास पास रहते हैं। और तीसरा आप बता सकते हो स्टेबिलिटी, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, स्ट्रेंथ हाई रहेगा, इसलिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। इसके अलावा जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर देते हो तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन या तो पेयर्ड दिखते हैं या फिर अनपेयर्ड। तो इसी पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप बता देते हो कि पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक। तो इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो जब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और अगर इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक, तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से किसी मॉलिक्यूल के अंदर कलर्ड प्रॉपर्टी भी आती है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो आउटर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराता रहता है और एक्साइट कराने की वजह से वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्पेशल कोई कलर जनरेट करने लगता है। जिसके पास सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का कभी भी ट्रांजिशन नहीं होता और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी यूज होगी उसको कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा नेचर से और कलर शो नहीं करता। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए भी और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए भी। तो अगर यहाँ से आपको डायरेक्ट बताना होगा बॉन्ड ऑर्डर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो उसको कैसे हम बताएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको इस कंडीशन में फिर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं O2 को, ठीक है, O2 जो भी हमने वहाँ पे बनाया था। तो O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 16, मीन्स मोर देन 14 के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करेगा। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन का हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो यहाँ इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर π2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है इसलिए 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लेना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके हाफ करोगे तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा जो अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको बोल दे O2 पे 1+, तो O2 पे 1+ का मतलब क्या हुआ कि एक O पे कोई चार्ज नहीं है और एक O पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रॉन टोटल है 8। अब एक पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल 7 क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
तो अभी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो कुल 16 इलेक्ट्रॉन का है। तो जो 15 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जो भी हमने यहाँ पे निकाला था, इसको हाफ इंटू 10-6 किया था, तो अब आपको करना पड़ेगा हाफ इंटू 10-5, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा 2.5। सेम ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए O2 पे 1 माइनस का, तो O2 के 1 माइनस में क्या होगा, एक O के पास तो कोई चार्ज नहीं रहेगा और एक O के पास आपको एक माइनस चार्ज दिखेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसका 8 होगा, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9, मीन्स टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप लिख दोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुल 16 इलेक्ट्रॉन का है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको करना होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बॉन्ड ऑर्डर अभी 10-6 आपने किया था 16 के लिए, अब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ 10-7 मीन्स 3/2 1.5। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है इस O2 प्लस का 2.5 दिख रहा है, O2 का हमने 2 निकाला था और इसका हमने निकाल दिया 1.5। तो यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रेंथ आपको लिखनी होगी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा O2 प्लस का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी इसकी कम इसी ऑर्डर में होगी। उसके बाद O2 का नंबर आता है और उसके बाद O2 पे माइनस का। ठीक है, सेम ऐसे ही आप NO का लिख सकते हो। N में इलेक्ट्रॉन 7, O में इलेक्ट्रॉन 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 15, लेकिन ये हेट्रो एटॉमिक है इसलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। सेम ऐसे आप CO लिख सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और 8 14, ये भी इसको फॉलो करेगा। आपसे पूछता है कि हीलियम 2 नेचर में क्यों नहीं पाया जाता, हीलियम 2। तो हीलियम 2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक हीलियम में 2 तो 2 हीलियम में 4। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो 2 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसलिए हीलियम नेचर में हीलियम 2 के फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर का। इसको आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।